अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के इस कार्यक्रम में। मसूर की उन्नत बुआई पर तकनीकी जानकारी, दलहन अनुसंधान कानपुर द्वारा विकसित मिनी दाल मिल है किसानों के लिए उपयोगी। गाय भैंसों में पाइका रोग के कारण लक्षण और इसका निदान। अपने राज्य में प्राय कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान मसूर की खेती करते हैं, क्योंकि मसूर की फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वो मसूर की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें और इसकी बुआई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी फसल की बढ़वार ठीक तरीके से हो पाए। तो चलिए इस बारे में जानकारी लेते हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के डॉक्टर अखिलेश मिश्रा से। किसान भाइयों, मसूर की खेती हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुतायत से की जाती है। मुख्य रूप से यह फसल बुंदेलखंड के किसानों द्वारा उगाई जाती है। इससे प्रतीत होता है कि हमारी मसूर की फसल कम पानी की दशा में भी अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। बस शर्ते इसके बुआई के समय हमारे खेतों में उचित नमी होनी चाहिए, जिससे कि अंकुरण और जमाव अच्छा हो, हमारे खेत में पौधों की संख्या अच्छी हो, जिससे कि हमें अच्छी उपज प्राप्त हो। किसान भाई, जब हम मसूर की खेती करने चलते हैं तो इसके लिए सबसे पहले उन्नतशील प्रजातियों का चयन करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे K75 जो मलिका के नाम से मशहूर है, ये बड़े दाने की मसूर है, बहुत ही अच्छी प्रजाति है। तो इसमें K75 मलिका, KLS 218, KLS 320, नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 1, पंत मसूर 5, आज़ाद आदि मसूर की उन्नतशील प्रजातियां हैं। हमारे किसान भाई देखते हैं कि मसूर की खेती करने के लिए हमें लगभग 6.5 से 8.5 pH तक की अगर भूमि है तो इसमें सफलतापूर्वक खेती हम कर सकते हैं। खेती करने के लिए पहली जुताई हम गहरे जुताई करते हैं मिट्टी पलट हल से, उसके बाद 2 जुताइयाँ हैरो कल्टीवेटर अथवा रोटावेटर से करके पाटा लगा लेते हैं, जिससे हमारा खेत समतल हो जाए और तैयार हो जाए। किसान भाई, मसूर हमारी बहुत ही नाजुक फसल है। इसमें कीटों का प्रकोप भी होता है, रोगों का भी प्रकोप होता है। इसलिए किसान भाई इसमें उर्वरक की संस्तुत मात्रा, जिससे कि 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास, 20 किलोग्राम जिंक का प्रयोग अंतिम जुताई के समय यदि कर देते हैं तो हमारी फसल मजबूत हो जाती है, जिससे कि उसके अंदर रोगों के प्रति अवरोधक क्षमता और कीटों से भी लड़ने की क्षमता होने के साथ साथ अधिकतम उत्पादन देने की क्षमता आ जाती है। इसलिए किसान भाई इतने उर्वरक का प्रयोग अंतिम जुताई के समय अवश्य करें। किसान भाई, मसूर की बुआई करने के लिए इसमें लगभग 45 से 55 किलोग्राम बीज के आकार के अनुसार से, यानी कि आपका अगर मोटे बड़े दाने की प्रजाति का आप चयन करते हैं, जैसे कि मल्लिका प्रजाति बताई, तो आपको बीज की मात्रा लगभग आपकी जो है
50 से 55 किलोग्राम लगेगी, और जो छोटे दाने की मसूर है उसके लिए 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज के दर की आवश्यकता होती है। बीज बुआई से पूर्व बीज का शोधन कर लेना चाहिए, जिसके लिए 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बनडाजिम नामक मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से प्रयोग करें। बीज उपचार करने के लिए राइजोबियम कल्चर, चूँकि ये भी दलहनी फसल है, जड़ में गांठें पाई जाती हैं और गांठों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो वातावरण से नाइट्रोजन जो है वातावरण से फिक्स करके उपलब्ध कराते हैं, इसलिए राइजोबियम कल्चर से बीज शोधन करना अति आवश्यक है। इसकी पूरी जो विधि है उसके लिए 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 50 से 100 ग्राम गुड़ लेकर उसको घोल लेते हैं, उसमें पैकेट कल्चर मिलाते हैं और यह 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त है। और ये प्रक्रिया हमको बुआई से 3 से 4 घंटे पूर्व कर लेनी चाहिए। ये बीज उपचारित बीज है, उसको छाया में सुखा लें, जिससे कि बीज की सतह पर अच्छी तरह हमारा कल्चर चिपक जाए और हमारा बीज भी छाया में सूखने के बाद एक दूसरे से बुआई के समय चिपके नहीं तो एक ही स्थान पर ज़्यादा बीज गिर जाता है। इस प्रकार किसान भाइयों बीज शोधन और बीज उपचार करके फसल को लाइनों में बोएं। मसूर की बुआई जब हम करते हैं तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखते हैं। और खरपतवार की बात है, रबी के मौसम में बहुत कम खरपतवार होते हैं, तो मसूर की फसल चूँकि बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो शुरुआती अवस्था में यदि हम बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथलिन नामक दवा का प्रयोग 1 हेक्टेयर में 3.3 लीटर दवा की मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में मिला करके अगर छिड़काव कर देते हैं तो हमारी फसल में अच्छी तरह से खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय करके ही किसान अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आप खेती के साथ पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन जैसे कई कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो आटा चक्की या दाल चक्की स्थापित करके भी अच्छी आय कमा सकते हैं। आज आपको हम लिए चलते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, जहां पर मिनी दाल मिल का विकास किया गया है। ये मिनी दाल मिल विकास कम लागत में अपने यहाँ स्थापित कर अच्छी आय कमा सकते हैं। तो मिलते हैं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रसून वर्मा से और मिनी दाल चक्की पर विस्तार से जानते हैं। जब हमारा उत्पादन जो है सफलतापूर्वक हो जाता है तो हम लोग बाकी चीज़ों की बात करते हैं कि हमको इससे आय कैसे बढ़ानी है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ने किस कृषक और ग्रामीण अंचल में आय को बढ़ाने के लिए एक मिनी दाल मिल का विकास किया है। ये दाल मिल जो है बड़ी दाल मिलों के कंपैरिजन में, जहाँ पर 2 से 3 टन प्रति घंटा के लिए जाती है उत्पादन लिया जाता है, यहाँ पर हम 1 क्विंटल प्रति घंटे की दाल मिल विकसित की है। यह मिनी दाल मिल किसानों के लिए विकसित की गई है ताकि हमारे किसान अपनी दलहन फसलों का स्वयं ही प्रसंस्करण करके उचित लाभ कमा सकें, क्योंकि कोई बड़ी मिलें आसपास नहीं होने के कारण उनको अपनी फसल बेचना पड़ता है, जिससे उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और बड़े व्यवसायी शहरों में स्थापित बड़ी मिलों में प्रसंस्करण करवाकर अच्छा लाभ कमाते हैं। ऐसे में किसान अगर मिनी दाल मिल अपने यहाँ स्थापित करवा लें तो दाल वाली फसलों का प्रसंस्करण करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस दाल मिल के 3 मुख्य भाग हैं। एक है पहला ग्रेडर, दूसरा है एमरी रोलर और तीसरा है रबर स्टील डिस्क का डिहस्किंग एंड स्प्लिटिंग मैकेनिज्म। सबसे पहले जो हमारे पास क्लीन और जो हमारे पास अन्न आता है उसको पहले क्लीनर और ग्रेडर में ग्रेड कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा है ग्रेडिंग करना। ग्रेड करने के पश्चात उसको एमरी रोलर से पास किया जाता है, जिससे कि दालों के ऊपर एक छिलके के ऊपर खरोच पड़ जाती है। इस खरोच पड़ने से पहले हमारा जो दाल का उपचार करते हैं, छिलके की पकड़ को ढीला करने के लिए करते हैं। दाल के छिलके और दाल के बीच में एक गोंद जैसा पदार्थ होता है। इस पदार्थ को हटाने के लिए हम लोग को मिलिंग से पूर्व उपचार की आवश्यकता पड़ती है और ग्रामीण स्तर पे हम लोग भिगोने और सुखाने का उपचार सबसे ज़्यादा कॉमन है। रोलर से इसकी पिटिंग हो जाने के उपरांत इसको जो हम लोग पहले खड़े दाने को भिगोते थे तो 7 से 8 घंटे भिगोना पड़ता था या रात भर भिगोना पड़ता था।
पिटिंग के उपचार के बाद इसको 2 घंटे भिगोने के बाद हम इसको दानों को सुखा लेते हैं। बड़ी मिलों के स्तर पर हम लोग ऑयल के तेल के उपचार का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर कि पिटिंग के बाद दालों को तेल लगा करके रख दिया जाता है 2-3 दिन धूप दिखाने, और उसको से उसमें क्या होता है छिलके की पकड़ ढीले लगती है। यहाँ पर हम लोग घरेलू स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे हम दालों को पहले ग्रेड करने के बाद हम उसको एमरी रोलर से पास करते हैं। एमरी रोलर से पास करने में हमारे दालों के ऊपर एक खरोंच पड़ जाने से, जो पहले हम अरहर को रात भर भिगोते थे या 8 घंटे भिगोते थे, अब हम उसको सिर्फ 2 घंटे भिगोते हैं। उड़द, मूंग, मसूर अगर आपको धुली बनानी है तो आपको रोलर का प्रयोग करना पड़ेगा। छिलके वाली उड़द, मूंग के लिए सिर्फ हमारी रबर स्टील डिस्क से ही काम हो जाता है। अरहर चूँकि सबसे कठिन है दाल बनाना, इसलिए अरहर के लिए हम लोग एमरी रोलर को सबसे पहले ग्रेड किए हुए ग्रेन को एमरी रोलर से पास करते हैं। एमरी रोलर से पास करने पे करीब 30 से 40% तक पिटिंग हो जाती है, दालों का छिलका उतर जाता है। इसको 2 घंटे पानी में भिगोने के बाद 2 या 3 तक सुखाने के बाद हम जो दूसरा पास करते हैं वो रबर स्टील डिस्क के साथ करते हैं। रबर स्टील की डिस्क में एक गैप को कम ज़्यादा करने की व्यवस्था दी हुई है, और ये मुलायम तरीके से या सॉफ्ट तरीके से डिहस्किंग और स्प्लिटिंग करता है। विभिन्न दलहनों की दाल इस छोटी सी मशीन में बन जाए, इसलिए इसमें एक रोलर जो ऐड किया गया है, उस रोलर से हम जिनका छिलका आसानी से नहीं उतरता या जिसको पॉलिश की हुई दाल खानी है, वो बार बार उस रोलर से पास करके दाल को साफ़ कर सकता है। जिन दानों का ट्रीटमेंट उपचार अच्छे से हुआ है, उनका छिलका और दाल बन जाती है। इसमें पाउडर नहीं बनता। बड़ी मिलों में जो एमरी पे बेस्ड मिल हैं, उनमें रोलर से ही बार बार पास करने की वजह से पाउडर ज़्यादा बनता है और दाल की प्राप्ति कम होती है। यहाँ पर दाल बनती है या थोड़ा बहुत टूटन बनता है। टूटन जो है वो भी खाने के प्रयोग में लाया सकता है, और साइक्लोन की सहायता से हम इसको भूसी और चूनी को अलग कर लेते हैं। और भूसी और चूनी भी एक अच्छे मूल्य पे बिक जाती है मार्केट में। जो दाल हमको प्राप्त हुई है, अगर उसको भी हम ग्रेड कर लें तो हमारे जो टूटन है वो अलग कर लेंगे हम, और दाल को हम अच्छे रेट पे और टूटन को खाने के काम में लाई जा सकती है। विभिन्न दलहनों के लिए विभिन्न उपचार होते हैं। चना जो आसानी से मिल हो जाता है, चने को सिर्फ भिगो करके सुखा लेना है, और उसको रबर स्टील डिस्क से दरने पे हमको भूसी और चूनी जो है साइक्लोन की सहायता से अलग हो जाती है और हमको साफ़ दाल प्राप्त होती है। जबकि अरहर जो है, इसमें दाल के और छिलके के बीच में सबसे ज़्यादा गोंद होता है, और ये बहुत ही ज़ोर से उसके ऊपर चिपका रहता है। तो इसको लूज़ करने के लिए अधिकांश जो हमारे मिलिंग पूर्व उपचार हैं वो अरहर की दाल को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। तो जो हम इसको भिगोते और सुखाते हैं, सुखाने से क्या होता है कि हमारे छिलके की पकड़ ढीली हो जाती है, और इसको जो रबर स्टील डिस्क में हम पास करते हैं तो ये छिलका उतरता है और हमारे दाल 2 भाग में विभक्त हो जाती है। भूसी और चूनी जो है साइक्लोन सेपरेटर के द्वारा अलग हो जाती है। मूंग और उड़द अगर किसी को छिलके सहित खानी है तो इसको सीधे रबर की डिस्क में पास करने से वो 2 भाग में विभक्त हो जाती है। जबकि अगर धुली हमको उड़द बनानी है, धुली उड़द या धुली मूंग बनानी है, तो इसके लिए हमको रोलर से पास करना आवश्यक हो जाता है। रोलर से पास करने में क्या है कि पाउडर ज़्यादा बनता है, छिलका उतरता ज़रूर है लेकिन पाउडर भी ज़्यादा बनता है। मसूर के दाने जो हैं चपटे होने के कारण वो रबर स्टील डिस्क में उनकी दाल नहीं बन पाती है, इसलिए उनको रोलर से ही बनाना पड़ता है। और मलका मसूर जो है हमको लाल रंग की, जो गुलाबी कलर की है, वो हमको रोलर से 1 या 2 पास में बन के तैयार हो जाती है। मटर और लोबिया या सोयाबीन जैसे दालों के लिए हम इसको सीधे रबर स्टील डिस्क से अगर पास करते हैं तो हमारा डेहस्किंग हो जाती है। डेहस्किंग के बाद जो है हम दाल को, जब दाल हमारी तैयार हो जाती है, उसको पुनः ग्रेड करके हम टूटन को अलग कर सकते हैं, और उस टूटन का उपयोग हम बेसन में या अन्य खाद्य पदार्थों के लिए। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
दुधारू पशुओं के पालन में अक्सर देखा गया है कि उनके प्रबंधन में कमी के कारण पशु कई प्रकार की अखाद्य वस्तुएं जैसे पॉलिथीन, जूते, चप्पल, चमड़ा इत्यादि खाने लगते हैं, जिससे पशुओं में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो पशुपालक भाइयों, आप इस तरह की समस्या से अपने पशुओं को बचाने के लिए क्या करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद अग्रवाल। पशुओं में विशेषकर गाय और भैंसों में जो पाई का रोग है ना, बहुत खतरनाक रोग होता है। इसमें पशु क्या इधर उधर घूमता रहता है और दीवारें चाटता रहता है, थैली, कागज़, जो भी रद्दी जो मिलती है उसको वो खाने लग जाता है। ज़्यादातर ये गायों में होता है। जो गायों को जो लोग दूध से हट जाती है, उन गायों को जो छोड़ देते हैं, वो गाय इधर उधर खाने लग जाती है। बकरियों में मुख्य होता है, बकरियाँ भी क्या दीवारें चाटने लग जाती है और वो इधर उधर। ये रोग जो होता है पशुओं में विशेषकर मिनरल्स डेफिशिएंसी की वजह से होता है, खनिज लवण की डेफिशिएंसी से होता है, जिसके कारण कि पशुओं में खनिज लवण को खाने की इच्छा होती रहती है और वो इनको रद्दी से, दीवारों से और इधर उधर की चीज़ें खाकर वो अपनी खनिज लवण की पूर्ति करते रहते हैं। तो सभी पशुपालकों से मेरा निवेदन ये है कि जो ये रोग होता है इसका मुख्य लक्षण यही है कि जब दीवारें या मिट्टी विट्टी खाने लग जाता है कोई पशु, तो उसको मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम या 50 ग्राम रोज़ मिनरल मिक्सचर दें और अपने पशुओं को बंटा जब दे तो उसमें खनिज लवण जो नमक है, नमक की मात्रा भी 50 ग्राम प्रति पशु के हिसाब से ज़रूर दें। इससे कि एक तो पशु इधर उधर नहीं खाएगा। तो इन पशुओं के लिए सबसे बढ़िया है कि इसका जो बाज़ार से मिनरल मिक्सचर आता है, निकटतम जो पशु चिकित्सालय है उससे संपर्क कर कोई खनिज लवण का इंजेक्शन लगाया जा सकता है। मिनरल्स के बहुत तरह के इंजेक्शन आता है, जैसे स्टेमेटिल आता है जिसमें सभी तरह के जो मिनरल्स आते हैं वो आते हैं, और विटामिन की खुराक दी जा सकती है। खनिज मिनरल्स का 50 ग्राम डेली मात्रा में दी जा सकती है। इससे अपन के पशुओं की खनिज लवण की मात्रा की पूर्ति कर इस पाई का रोग से बचा जा सकता है। नहीं, पाई का रोग एक बार होने के बाद काफ़ी महंगा साबित होता है इसका, क्योंकि प्रोडक्शन दूध तो कम होता ही होता है, पशु कालग्रस्त भी हो जाता है इसमें। तो इसलिए इसका बचाव ज़्यादा ज़रूरी है कि समय पर अपन मिनरल मिक्सचर और खनिज लवण देते रहें पशुओं को। जॉन डेयर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सलारपुर जिला रायबरेली के शिव आनंद ने। आपने आलू की बुआई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आलू बहुत महत्वपूर्ण फसल है, एक सब्जी में भी इसको आधार माना जाता है और ये ऐसा एक समय है जबकि आलू को कोल्ड स्टोरेज से निकाल लिया गया है और खेत में बुआई का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों ने बोना भी शुरू कर दिया है क्योंकि अब तापक्रम बिल्कुल ठीक है आलू बोने का। और आलू बोने से 2 बातें खासतौर से ध्यान में रखना चाहिए। पहला ये कि बीज किसी भी तरह से संक्रमित ना हो और बीज में स्प्राउटिंग हो गई हो या हो रही हो, तो इसके लिए जब हम निकालते हैं तो 15 दिन तक छाया में सुखाते हैं। उसी छाया में सुखाने के टाइम पर इसमें स्प्राउटिंग यानी जो अंकुर फूटना होता है वो फूट जाता है। इससे हमें पता ये भी चल जाता है कि बीज अच्छा है। जो अंकुरित नहीं हो पाता है उसका मतलब वो बीज कमज़ोर है, छोटा है और उसको नहीं बोना चाहिए। दूसरी बात इसमें खास और है कि बीमारियों से बचाव के लिए इसका शोधन आवश्यक है। तो शोधन कर लेते हैं, जब पहले अगर शोधन कर लिया है कोल्ड स्टोरेज में रखने के पहले उधर मार्च अप्रैल में, तो फिर ज़रूरत नहीं है। नहीं तो 2% बोरिक एसिड से सोल्यूशन बना के इसको 5 मिनट डुबो के निकाल लें, छाया में फिर सुखा लें और तब बुआई करें। बुआई करते समय ध्यान रखना है कि खेत बहुत अच्छी तरह से तैयार हो, उसकी दूरी उचित। अब तो ट्रैक्टर 40 मशीन है जिसमें अपने आप उसका जो दूरी है एक दूसरे से वो तय हो जाती है, लेकिन हमेशा मेड़ पे ही आलू बोना चाहिए, बराबर पे नहीं। इन सब बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आलू की फसल अच्छी हो सके। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है लखना देवरिया के राजेंद्र प्रताप ने। आपने स्प्रिंकलर और रेन गन के बारे में जानकारी चाहिए है,
तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में मुख्यतः फव्वारा और ड्रिप विधियां प्रदेश में व्यवहारिक और प्रचलन में है। फव्वारा विधि, फव्वारा सिंचाई विधि में एक उपकरण फव्वारा या स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई की जाती है। यह आमतौर पर प्लास्टिक, HDPE और एल्युमिनियम का बना होता है, जिसमें पाइप और नोजल दो मुख्य घटक होते हैं तथा यह उपकरण एक निश्चित दबाव पर कार्य करता है। 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दाब वाली फव्वारा इकाई में 4 लीटर प्रति सेकंड डिस्चार्ज वाले पंप से 400 मिलीमीटर प्रति सेकंड वाले 10 नोजल से एक साथ सिंचाई कर सकते हैं। जिस खेत में सिंचाई की जानी हो उसमें फव्वारा सेट को निश्चित दूरी पर लगा दिया जाता है एवं विद्युत अथवा डीजल पंप सेट से जोड़ दिया जाता है। सिंचाई जल पाइपों के माध्यम से नोजलों के द्वारा फसल पर वर्षा के रूप में गिरता है। नोजल दबाव के कारण घूम घूम कर सिंचाई करते हैं। इस विधि से सिंचाई करने से 30 से 40% जल की बचत होती है। लगभग 25 वर्षों से सूक्ष्म सिंचाई पद्धति से जुड़ा हुआ हूं और इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं। अभी तक फव्वारा सिंचाई पद्धति की विधि से हम पानी देते थे, जिसमें किसानों को काफ़ी पाइप अपने घर से खेतों में ले जाना पड़ता था और वो एक तकलीफ का काम था, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती थी। अतः किसान भाइयों को सिंचाई जल की आवश्यकता से अधिक प्रयोग एवं सिंचाई जल की बर्बादी पर विचार करना होगा और ऐसे विकल्पों को ढूंढना होगा जो कि सिंचाई जल में लगने वाले अधिक खर्च के साथ साथ जल की बचत भी कर सके। अतः इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सिंचाई की सूक्ष्म पद्धतियों को ढूंढ निकाला है, जिसमें टपक एवं बौछारी सिंचाई प्रणाली प्रमुख है, जिसमें आज हम बात करेंगे रेनगन सिंचाई यंत्र के बारे में, जिससे कम सिंचाई जल में अधिक क्षेत्र पर आसानी से कम समय में सिंचाई करके अधिक फसल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इसी फव्वारा सिंचाई पद्धति में अब एक रेनगन आती है, जो एक कृत्रिम वर्षा तरह का किया जाता है। रेनगन सिंचाई पद्धति में बहुत बड़े क्षेत्रफल को एक साथ सिंचाई की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसमें एक वाटर सोर्स चाहिए, जहाँ पे 20 या 25 HP का पंप इस्टेब्लिश किया जाएगा। तालाब पे, पोखर पे या किसी टैंक पे पाइप के नेटवर्क पे लगभग 25 से लेकर 50 मीटर की दूरी पे एक एक पिलर बनाया जाएगा, जिसमें वाल्व लगा रहता है। और एक आदमी जस्ट रेनगन हर जगह नहीं लगाना है, जिससे खर्चे कम होते हैं। उस PVC या HDPE पाइप का जो नेटवर्क है और 25 मीटर के दूरी पे पिलर है, तो हम उसे 2 या 4 रेनगन और डिजाइन के हिसाब से होता है, एक साथ में 2-2, 3-3 एकड़ क्षेत्रफल को पानी दे सकते हैं। ये नेटवर्क हमारे लिए 50 साल, 100 साल तक काम कर सकता है, क्योंकि PVC और HDPE पाइप लाइफ जो है, उसकी उम्र जो है वो 50 से 100 साल तक होती है। वो जो प्रधानमंत्री का एक मिशन है कि किसानों की आय दुगुनी करनी है, तो ये एक बहुत बड़ा तरीका हो सकता है। यदि किसानों के पास उनके खेत में पानी की सुविधा कर दिया जाए, किसानों की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इस तरह का जैसे सिंचाई की सुविधा पंजाब और हरियाणा में है, तो गेहूं की फसल वहां 25 से 30 कुंटल पर एकड़ तक होती है सिंचाई की सुविधा के कारण, जबकि यही बिहार या पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8, 10, 12 कुंटल तक अधिकतम होती है। तो सिर्फ सिंचाई की सुविधा करके यदि ये किया जा सकता है, तो हम छोटे किसानों को बहुत सारे फायदे दे सकते हैं। और ये नेटवर्क बहुत सारी जगहों पे, जैसे हरियाणा में या पंजाब में एक NSC नेशनल सीड कॉरपोरेशन का फार्म है, वहाँ पे हमने लगभग 1000 एकड़ तक में अब ये रेनगन सिस्टम स्थापित हो चुकी है और वो करीब 10 साल से वो काम कर रही है। इसकी कीमत यदि देखें, चूँकि ये 50 या 100 साल का पद्धति है, तो एक बार में लाख से 1.5 लाख रुपया हेक्टेयर तक कॉस्ट आता है। इसका जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, तो थोड़ा सा संभाला जाए तो किसी तरह की मेंटेनेंस की इसमें ज़रूरत लगभग 9 के बराबर है, तो 10,000 20,000 के रेंज में इसका मेंटेनेंस आएगा। जहाँ तक ये चूँकि शुरुआत में इसकी कीमत काफ़ी आती है, यदि एक किसान लेना चाहें तो उनको तो ये सब्सिडी हो सकता है, लेकिन सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पास होता है तो प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में, कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को आग्रह कर रहे हैं
कि इस तरह की सिंचाई पद्धति का एक ऐसा प्रारूप बनाया जाए जिससे छोटे और मझोले किसान लाभान्वित हो सकें, जिससे उनकी आय अधिकतम बढ़ सके। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हैं। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatta@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। उचित बढ़वार हेतु आलू की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। दुधारू पशुओं में लगने वाली बीमारियां और उनके बचाव के उपाय। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आप सभी से होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।